नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे कानून की जिसने मजदूरों को, वर्कर्स को एक आवाज दी, एक ताकत दी। ये है ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। ये वो कानून है जो एक अकेले कर्मचारी को एक मजबूत, संगठित शक्ति में बदल देता है। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। लेकिन सोचिए, क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक समय था जब मजदूरों का अपने हक के लिए एक साथ आवाज उठाना एक जुर्म, एक अपराध माना जाता था? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही सवाल हमें इस कानून की असली जरूरत तक ले जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। 1926 से पहले की बात है। अगर मजदूर मिलकर बेहतर सैलरी या काम के घंटे कम करने की मांग करते, तो उन पर आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस हो सकता था। मतलब अपना हक मांगना एक साजिश मानी जाती थी। तो चलिए इस पूरे एक्ट को एक-एक करके बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम शुरू करेंगे कि इस कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी, फिर जानेंगे कि ट्रेड यूनियन होती क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इसे क्या अधिकार मिलते हैं और इसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए एक फटाफट रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर इस एक्ट को बनाने का मेन पर्पस, मुख्य उद्देश्य क्या था? इस एक्ट के देखा जाए तो 4 बड़े-बड़े मकसद थे। पहला, ट्रेड यूनियनों को लीगल रिकॉग्निशन यानी कानूनी मान्यता देना। दूसरा, उन्हें कानूनी कार्यवाही से एक तरह का सुरक्षा कवच यानी इम्यूनिटी देना। तीसरा, उनके राइट्स और ड्यूटीज यानी अधिकारों और जिम्मेदारियों के लिए नियम बनाना। और चौथा, कलेक्टिव बार्गेनिंग को बढ़ावा देना, मतलब कि मजदूर और मालिक दोनों मिलकर बातचीत से मसले सुलझाएं। अच्छा, हम ट्रेड यूनियन तो कह रहे हैं, लेकिन कानून की नज़रों में इसकी परिभाषा क्या है? चलिए सेक्शन 2H में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कानून के हिसाब से ट्रेड यूनियन कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन या संगठन है जो मजदूरों और मालिकों के बीच या मजदूरों मजदूरों के बीच या फिर मालिकों मालिकों के बीच के संबंधों को रेगुलेट करने के लिए बना हो। जैसे मान लीजिए एक टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन है। उसका काम क्या है? अपने सदस्यों के लिए बेहतर सैलरी और काम करने की अच्छी जगह के लिए मैनेजमेंट से बात करना। तो ये एक ट्रेड यूनियन का परफेक्ट उदाहरण है। तो सवाल ये है कि एक यूनियन लीगल कैसे बनती है, उसे कानूनी पहचान कैसे मिलती है? इसका जवाब है रजिस्ट्रेशन से। और इसका पूरा प्रोसेस सेक्शंस 3 से लेकर 9 तक में बताया गया है। देखिए, प्रोसेस काफ़ी सीधा है। सबसे पहले एक एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को दी जाती है। इसके बाद एक बहुत ज़रूरी शर्त पूरी करनी होती है। कम से कम कितने सदस्य हैं, फिर यूनियन के क्या नियम कायदे होंगे वो सब जमा करना होता है। और अगर सब कुछ सही रहा तो रजिस्ट्रार से मिल जाता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यही है कानूनी मान्यता का टिकट। और ये रहा एग्जाम के लिए एक सुपर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसे ध्यान से नोट कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए कम से कम 7 सदस्यों की जरूरत होती है। जी हाँ, सिर्फ 7। ये नंबर बिल्कुल मत भूलिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और जैसे ही ये सर्टिफिकेट मिलता है ना, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक तरह से यूनियन का बर्थ सर्टिफिकेट है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि यूनियन अब कानूनी तौर पर मौजूद है। ये अब एक लीगल एंटिटी है जिसके पास अपनी शक्तियां और अपने अधिकार हैं। तो ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन इससे मिला क्या? इससे मिलती है असली पावर। चलिए अब देखते हैं कि एक रजिस्टर्ड यूनियन को क्या-क्या अधिकार और क्या-क्या सुरक्षा मिलती है। एक रजिस्टर्ड यूनियन अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, वो कानूनी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, और हाँ, वो किसी पर केस कर भी सकती है और कोई उस पर केस कर भी सकता है। इसके अलावा सेक्शन 16 के तहत वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए एक अलग से फंड भी बना सकती है। और अब आते हैं इस एक्ट के सबसे क्रांतिकारी, सबसे पावरफुल अधिकार पर। इसने पूरा गेम ही बदल दिया। ये है इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जो सेक्शन 17 में दिया गया है। याद है, हमने शुरू में बात की थी कि कैसे हड़ताल करने पर साजिश का केस हो जाता था। सेक्शन 17 ने उसी डर को खत्म कर दिया। अब अगर यूनियन के सदस्य शांति से कोई कदम उठाते हैं तो उन पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा नहीं चलेगा। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। बिल्कुल इसी तरह सेक्शन 18 एक और सुरक्षा कवच देता है। ये है इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल प्रोसीडिंग्स। आसान भाषा में इसका मतलब है कि अगर यूनियन की कानूनी हड़ताल से कंपनी को कोई फाइनेंशियल लॉस होता है, तो कंपनी यूनियन पर हर्जाने या नुकसान की भरपाई के लिए केस नहीं कर सकती। ये यूनियनों को बिना डरे काम करने की आज़ादी देता है।
लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कानून यूनियनों को सिर्फ अधिकार ही नहीं देता, बल्कि उन पर कुछ कर्तव्य, कुछ जिम्मेदारियां भी डालता है। और अगर नियम तोड़े तो सजा भी है। तो इस कानून को एक तराजू की तरह सोचिए। एक पल्ले पर हैं राइट्स यानी अधिकार और दूसरे पल्ले पर हैं लायबिलिटीज यानी दायित्व। कानून का काम है इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाए रखना, और एक अच्छी यूनियन वो है जो इस बैलेंस को समझती है। तो ये जिम्मेदारियां हैं क्या? कुछ मेन पॉइंट्स हैं। पहला, यूनियन का पैसा सिर्फ कानूनी कामों पर ही खर्च होना चाहिए। दूसरा, हर साल अपना पूरा हिसाब किताब यानी एनुअल रिटर्न्स रजिस्ट्रार को जमा करवाना होगा। तीसरा, यूनियन को अपने खुद के बनाए गए नियमों का पालन करना होगा। और चौथा, किसी भी तरह का फ्रॉड या पैसों का गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। और अगर ये ड्यूटीज पूरी ना की जाएं तो फिर पेनाल्टीज यानी दंड का प्रावधान है। जैसे अगर टाइम पर एनुअल रिटर्न्स जमा नहीं किए तो जुर्माना लगेगा। अगर कोई गलत जानकारी दी तो 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अब हाँ, ये अमाउंट आपको 1926 के हिसाब से कम लग सकते हैं, लेकिन पॉइंट अमाउंट का नहीं बल्कि नियम तोड़ने का है, जो कि एक सीरियस बात है। लेकिन सबसे बड़ी सजा है रजिस्ट्रेशन का कैंसिल हो जाना। सेक्शन 10 के तहत अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि यूनियन ने धोखाधड़ी की है या कानून का उल्लंघन किया है, तो वो उसका रजिस्ट्रेशन ही रद्द कर सकता है। और रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने का मतलब है कि यूनियन की कानूनी पहचान ही खत्म, सारे अधिकार, सारी सुरक्षा, सब कुछ खत्म। चलिए, अब आ गए हैं हम सबसे काम के हिस्से पर, एग्जाम के लिए एक क्विक रिवीजन। अब तक हमने जो भी सीखा है उसे फटाफट से दोहरा लेते हैं। ये टेबल देखिए, इसमें पूरे एक्ट का सार है। एम क्या था? यूनियन के अधिकारों की रक्षा। रजिस्ट्रेशन के लिए की पॉइंट सेक्शंस 3 से 9, और हाँ, कम से कम 7 सदस्य। राइट्स सेक्शंस 15 to 18, जिसमें सबसे बड़ी पावर है मुकदमों से सुरक्षा। लायबिलिटीज सेक्शन 28 यानी एनुअल रिटर्न्स जमा करना, और पेनाल्टीज सेक्शंस 31-33 जो नियम तोड़ने पर लगती हैं। ये टेबल आपके एग्जाम रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। और इन इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को याद रखने के लिए ये रहा एक आसान सा मेमोरी ट्रिक। बस ये शब्द याद रखिए, RRLP। R फॉर रजिस्ट्रेशन, R फॉर राइट्स, L फॉर लायबिलिटीज और P फॉर पेनल्टीज। RRLP, सिंपल। इससे आप मुख्य सेक्शंस कभी नहीं भूलेंगे। और आखिर में एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। ये कानून यूनियनों को हड़ताल जैसा एक बहुत शक्तिशाली अधिकार देता है, लेकिन सोचिए अगर अस्पताल या ट्रांसपोर्ट जैसी जरूरी सेवाओं के कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएं तो आम जनता का क्या होगा? तो सवाल ये है कि कानून यूनियन के हड़ताल करने के अधिकार और जनता की जरूरतों के बीच बैलेंस कैसे बनाता है? इसका जवाब ही इस एक्ट की असली समझ है। इस पर सोचिएगा।